Hello, so welcome back. In this video, we will study the salient features of Indian Constitution. Constitution का मतलब क्या होता है? As you all know that now prelims, UPSC prelims are on our way, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और इन वीडियोस को भी आपको जो है वो 2x पे देखना है. इन वीडियोस का पर्पज़ है आपके पॉलिटी के जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है उसको बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में एक बार आपको रिकॉल करवा दिया जाए, सो दैट वहाँ पर कोई सा भी फैक्ट यहाँ से मिलता जुलता आता है तो आप उसको आराम से कर लोगे, राइट. सो जस्ट वॉच द वीडियो एट 2x 1.5x जो भी वॉइस की स्पीड आपको सही लगे उस पर, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट ऑफ योर्स, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमारे को गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं. Apart from that, it also tell us about the kind of relationship that the people and the government are used to going to share, about the fundamental rights and the duties. Constitution को हम कुछ अदर वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, supreme law of the state, fundamental law of the land. It is the basic law of the country, instrument of the government, rules of the state, basic structure of the polity, and ground norm of the country. So these are some basic descriptions about the constitution. आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई कर सकते हैं. उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास आएगा इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड. इवॉल्व्ड वो है जो कहीं पर भी एक जगह प्रॉपरली हमने ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, वो इवोल्यूशन की स्टेज में ही चल रहा है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. वेयर एज इनेक्टेड मतलब हमने एक प्रॉपर असेंबली बनाई, असेंबली में वहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन किया गया कि हमारे पास कौन से लॉज होने चाहिए, कौन से लॉज नहीं होने चाहिए, जिसका एग्जाम्पल आपके पास होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब उसके अलावा रिटन और अनरिटन एज वी, जैसे हमने भी डिस्कस किया रिटन, जहाँ पर हमने प्रॉपर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या कर रखा है, कंसोलिडेट कर रखा है. हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, राइट. अनरिटन की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस जो हमारे पास रिटन फॉर्मेट में प्रॉपरली हमने कंसोलिडेट करके नहीं लिखी हुई हैं, तो इन कंट्रीज़ का वर्किंग कैसे होता है, फिर वहाँ पर कन्वेंशंस होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो कंट्रीज रन करती हैं. उसका एग्जाम्पल हमारे पास आएगा यूके, न्यूजीलैंड, इसराइल. ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है. यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, ये जो है आपके पास यूसीजीएफआई, यूसीजीजेएफआई, ये आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हैं. जैसे इंडिया, फ्रांस, इसका तो हमें पता ही है कि फ्रांस का भी हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का भी है प्रॉपर, यूएसए का भी है, ब्रिटेन का अनरिटन है, न्यूजीलैंड का अनरिटन है. आप बताओ इटली है, यू हैव टू पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव टू नोट डाउन द कमेंट सेक्शन. इंडियन इटली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है या फिर अनरिटन है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. ओके, देन वी हैव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करे. तो जैसे हम देखेंगे कि यूएसए है हमारे पास इंडिया है. इन लार्ज आप जैसे यहाँ पर देखोगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो कहीं पर भी फेडरल मेंशन नहीं करता है, हाँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं जैसे हम अपनी कंट्री की वर्किंग भी देखें तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पर एक शेयरिंग ऑफ पावर तो है ही, हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर भी है और वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर भी है, तो वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही. वही सेम चीज़ यूएसए. अब यूएसए में देखो आप, यूएसए से फॉर एग्जांपल ये यूएसए है. अब यूएसए बहुत सारे स्मॉल स्टेट से मिलके बना हुआ है. अब उन सब के पास इतना इंडिपेंडेंसी है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं. सो इट वॉज द नेचर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना फेडरल है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में ऐसे हैं जो यूनिटरी हैं, जहाँ पर जो पावर है वो सिर्फ सेंटर को हमने क्या कर रखी है, कंसनट्रेट करा रखी है. जैसे और जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक टाइप से सबॉर्डिनेट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे. वेयर एज रशिया हो गया, कनाडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूएसए, ये आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिमार्केट करता है. नाउ दो अलग अलग टाइप के और हैं, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव. प्रोसीजरल में क्या होता है, वॉट एवर एक्शंस वी आर गोइंग टू टेक वो प्रॉपर लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, कुछ लीगल लिमिट्स हमने वहाँ पर अप्लाई कर रखी हैं. प्रिस्क्रिप्टिव में देयर इज़ अ ब्रॉड कंसेंसस ऑन द सोसाइटी गोल्स, और हमने पब्लिक अथॉरिटीज़ को गाइड कर रखा है कि किस तरीके से वो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. तो इट वाज मोर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव नेचर. यहाँ पर जो नेचर होगा वो प्रिस्क्रिप्टिव होगा कि हम प्रिस्क्रिप्ट कर रहे हैं, जबकि प्रोसीजरल में कि दैट वी आर गोइंग टू टेक दिस एंड दैट एक्शन. नाउ देयर आर टू अदर वेज, वन इज रिजिड एंड वन इज फ्लेक्सिबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहाँ पर पेन डाउन करेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ मोर ऑफ फ्लेक्सिबल.
वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड लेस ऑफ रिजिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाते हैं, तो उसमें आप देखो आर्टिकल 368 वो हमें प्रोवाइड करता है द वे किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सो इट तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट टू ब्रिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इतना ईजी भी नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ब्लेंड है, इट इज़ अ ब्लेंड मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन दूस कॉन्स्टिट्यूशंस। इवन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, जैसे यूके। ये तो देखो रिटर्न भी नहीं है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन में आपने कुछ चेंज कर दिया, हो गया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज। नाउ न्यूजीलैंड, इंडिया इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो इंडिया जो है वो हमारे पास क्या है, सिंथेसिस है दोनों का। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कुछ अगर हम बहुत ही सिंपल मैनर में समझें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनली जब बना था, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में अर्लियर एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, जिसको हमने 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, और कुछ हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। हम इसको एलिफेंट साइज बोलते हैं, क्योंकि ड्यू टू इट्स टू मच ऑफ वास्टनेस। तो अब वो क्यों है, उसकी रीजंस हैं कि हमारी कंट्री जितनी वास्ट है, उसमें जितनी डाइवर्सिटी है, हमने सबके इश्यूज़ को वहाँ पर एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है। जो हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर रहा है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहा, हमने सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। देयर इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। बट उसमें भी अब स्टेट्स के लिए भी आप देखो, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज़ थे, तो हमने उन सब इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए वहाँ पर हर एक स्टेट के लिए कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए थे, हमने वो भी बना रखे हैं। सो देयर इज़ डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब प्रेजेंटली हम देखें तो 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। पहले 395 थे, और हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। अब 470 हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे सोर्सेज से जो है ड्रॉ किया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑलमोस्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज जस्ट अ कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ऑल्दो दैट वाज नॉट सो ट्रू। बहुत सारे चेंजेस हमने किए। So the Constitution of India has borrowed most of the provisions from the constitutions of various other countries as well as the Government of India Act of 1935. Now हमारा constitution जो है federal system है with the unitary bias. So the term federation has nowhere been used. जैसे I told you that जो federation का term है, this term of federation it has nowhere used in the constitution. तो कहीं भी ऐसा federation वर्ड नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 भी कहता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया जो है वो एक यूनियन। एक्चुअली फेडरेशन में और यूनियन में डिफरेंस क्या आता है, ये आपको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई फेडरेशन का और यूनियन का मतलब क्या है। देखो फेडरेशन जो है वो यूएस के केस में आप यूज़ कर सकते हो, इंडिया के केस में आप यूनियन यूज़ करोगे। इंडिया में स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो स्टेट इंडिया से सेपरेट हो जाए। सो देयर इज़ नो एज सच पावर गिवन टू दी स्टेट्स जिनसे मिलके जिनके यूनियन से इंडिया है, उन स्टेट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो इंडिया से सेपरेट हो जाए। लेकिन यूएस जिन स्टेट से मिलके बना है, वो स्टेट्स अपनी मर्जी से आए हैं, जिन्होंने यूएस को छोटी छोटी स्टेट्स ने मिलके यूएस को बिल्ड किया है। लेकिन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया था, इंडिया ने अपने आप को छोटी छोटी स्टेट्स में फॉर बेटर गवर्नेंस जो है वो कंडेंस किया है, कन्वर्ट किया है। सो इंडिया एक फेडरेशन नहीं है, इंडिया एक यूनियन है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। फेडरल फीचर में आपके पास 2 गवर्नमेंट्स रहेंगी, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर रहेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, बाइकैमरलिज्म रहेगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। तो ये फेडरल फीचर होता है। जिस भी आप देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये चीज़ें नहीं है क्या, बिल्कुल है। हमारे पास भाई गवर्नमेंट है, सेंटर की, स्टेट की, डिवीजन ऑफ पावर हमारे पास है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइकैमरलिज्म होता है। अगर कोई स्टेट छोटी है तो वहाँ पर डबल लेजिस्लेचर्स नहीं है, बट स्टिल जो बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी बाइकैमरलिज्म है, और हमारे नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी बाइकैमरलिज्म, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउस वी वर हैविंग। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली यूनिटरी में क्या होता है दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। तो हाँ, अब ये भी अब हमें देखने को मिलता है, हमारी कंट्री में सेंटर स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, हमने कोई डबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रखी है। सिंगल सिटीजनशिप, तो देख रहे यू, तो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो फेडरल के भी हैं और यूनिटरी के भी हैं। हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडियन सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सब जो है ये हमारे कंट्री के यूनिटरी नेचर को शो करते हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू यू कि फेडरल का मीनिंग क्या है और यूनिटरी का मीनिंग क्या है। देन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर रिजिड जैसे यूएसए का रिजिड है, और ना ही फ्लेक्सिबल ब्रिटेन का, कि कुछ भी आओ कन्वेंशन के फॉर्म में चेंज कर दो। लेकिन एक दोनों का ब्लेंड है। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द, तो 2 टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वन इज पार्लियामेंट्री, वन इज प्रेसिडेंशियल।
तो हमारे पास पार्लियामेंट्री एक सेमी प्रेसिडेंशियल भी होती है, बट फिलहाल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की को सपोर्ट करती है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रेफर्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ओवर द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में वो ब्रिटेन में वेरेज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो हमने उसी से हमने इवॉल्व किया है, वेयर एग्जीक्यूटिव्स रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. तो हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं they were responsible. Then the constitution establishes the parliamentary system at center and also in the state, features presence of the nominal and real executives, है ना. Then rule of majority party, leadership of the prime minister, of the chief minister, majority of ministers in the legislature, dissolution of the Lok Sabha, etc. Right. Then we have synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. So you can see India में there is a judicial supremacy associated, जो कि American system के साथ associate होती है. नाउ सॉवरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहिए. तो ब्रिटिश हमने देखा दोनों का एनालाइज करा हमने, ब्रिटिश पार्लियामेंट और अमेरिकन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम अमेरिकन सिस्टम. तो हमने लगा कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है और जो जुडिशरी सिस्टम अमेरिका का ज़्यादा अच्छा है. तो जहाँ पर जो बेस्ट था वी हैव पिक दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री. देन सी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले है, फिर हाई कोर्ट है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होती हैं, है ना, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, सो एंड सो ऑन. सो उस सब में सबसे टॉप हायरार्की में कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इन द लोअर कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट enforces both the central laws as well as the state laws, provides for the procedure established by the law, article 21. तो इंडिया जो है एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स को एनफोर्स करती है, जो कि बेसिकली इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ सपोर्टिंग आर्टिकल 21. यूएसए में क्या है, सो इंडिया एंड यूएसए द डिफरेंसेस, इन यूएसए देयर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, whereas in India it is procedure established by law. So there is a difference between both of them. ये क्या difference है इसको हम समझेंगे जब हम जुडिशरी, हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे होंगे. So USA federal laws are enforced by the federal judiciary and state laws are enforced by the state judiciary. तो अब इंडिया में तो एक सिंगल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो सारे सेंट्रल लॉज, स्टेट लॉज सब इन्फोर्स करवाती है, जहाँ जो उसको करवाने हैं. और जो यूएसए है उसमें फेडरल कोर्ट्स अलग हैं, जो स्टेट फेडरल जुडिशरी अलग है, जो स्टेट है उसके लिए जुडिशरी अलग है, तो वो अलग अलग लेवल पे होता है. इंडिया इज फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, वेयर इज द यूएस इज फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज फंडामेंटल राइट. तो ये भी हमने यूएसए से इंस्पायर होके फ्रॉम देयर बिल ऑफ राइट्स वाला सेक्शन जो था, है ना, तो वहाँ से हमने पिक किया है. So mean for promoting the ideals of political democracy, part 3rd of the constitution guaranteed 6 fundamental rights. So 6 fundamental rights आपके पास हैं, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education, right to constitutional remedies. 14 से 18 तक right to equality होता है, 19 to 20 right to freedom होता है, right against exploitation आपके पास है 23, 24. आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25, 26, 27, 28. आपके कल्चरल एजुकेशनल राइट्स भी कंजर्व रहने चाहिए, दैट इज 29, 30. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32. तो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 वी आर डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. हम किससे डील करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट से डील करते हैं. एक बार इसको रिकॉल करेंगे, कौन कौन से राइट बताया मैंने आपको, कैसे रहेंगे हम. सबसे पहले इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए. फिर फ्रीडम के बाद एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. रिलीजन, रिलीजन मस्ट बी सेफ. अपार्ट फ्रॉम रिलीजन देयर इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, 14 to 18, 19, 22, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 32, right? Now see the next.